बैठ जाइए। तो देखिए, आज हम लोग कोई प्रॉपर चैप्टर लेकर के नहीं आए हैं, ठीक है। इससे पिछले बार जो हुआ है, अभी जस्ट एग्जाम हुआ है आपका बीपीएससी 17वीं का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग का, वो दोनों एग्जाम में तो कैंसिल हो करके फिर से हुआ है। उसका भी क्वेश्चन है, और पहले जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन। दोनों में आपका 10-10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रीजनिंग का क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। बाकी बाद आप लोग को टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पहले दिया जाएगा, और ज़्यादा चैप्टर से नहीं, वो चीज़ हम यहाँ से देखने के बाद क्लियर कर देंगे कि इतने चैप्टर से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। शुरू किया जाए। चलिए देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि एक ही सिंगल लैंग्वेज में था, और जो भी हम पढ़ाएंगे कोशिश रहेगा हमारा कि बाइलिंगुअल आए, ठीक है। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, लेकिन ये जो है हमारे सिंगल सिंगल लैंग्वेज में था, इसलिए हम क्या किए हैं, लेकर के आए। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, प्रीवियस ईयर को। तो चलिए देखिए, इससे आइडिया मिलेगा कि हाँ, कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं। रीजनिंग से पूछे गए हैं, फिर मैथ से पूछे गए हैं, तो कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है, सूरज से है। यानी कहने का मतलब बैटरी से मोटरसाइकिल को ऊर्जा प्राप्त होता है ना, एनर्जी। उसी प्रकार जीवन सूरज से नहीं, और सूरज से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है, और ऐसा नहीं कि ये दोपहरी वाला सूरज से, है कि नहीं, सुबह सुबह। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कि डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, हर एग्जाम में आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इसका हम लोग हल्का सा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं कि देखिए, आप कहीं भी रहिए, जैसे आपको इसका यूज कहाँ पे, मैपिंग में भी आता है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो मैप देखने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि ईस्ट हम किसको माने, वेस्ट किसको माने, नॉर्थ किसको, साउथ किसको, है कि नहीं। यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ नहीं, आप जिस भी दिशा में बैठे हैं, क्योंकि मान के चलिए आपका जहाँ पे घर है, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है कि जो आपको पता हो कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे आपका एग्जाम होगा और जिस दिशा में आप बैठे होंगे, वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आखिर हमारा यानी ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है कि नहीं। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें रियलिटी में नहीं जाना है कि रियल में पूरब पश्चिम किधर है। आप जहाँ भी बैठे हैं, आपका राइट हैंड जो होगा वह हमेशा ईस्ट को दर्शाएगा, यानी पूरब को दर्शाएगा, ठीक है। इसका बाद बायां हाथ जो होगा यानी लेफ्ट हैंड जो होगा वह वेस्ट यानी पश्चिम को दर्शाता है, और चेहरा जिस सामने है उधर हमारा नॉर्थ होता है, और साउथ हमारे पीठ पीछे होता है ना। तो इस प्रकार हम लोग मैपिंग को देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ऊपर में आप देखते होंगे कि क्या जम्मू कश्मीर का भाग है ना, यानी ऊपर हमारा नॉर्थ हो गया। ये आपका पूर्वी राज्य हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, ये सब हो गया, है कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया आपका क्या, कि आपका ईस्ट हो गया। वेस्ट में आप देखिएगा कि आपका मुंबई वगैरह हो गया, गोवा हो गया, है कि नहीं। ये सभी आपका इधर हो जाता है, और नीचे हो जाता है आपका केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ नीचे आ जाता है, यानी हमारा इसी को तो हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया, है ना। ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ईस्ट इंडिया हो गया, और वेस्ट में हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा, क्या बोलिए। ऊपर ही नॉर्थ है, नॉर्थ वही ना बताएं, कहाँ कुछ बोले। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा ईस्ट होगा, वेस्ट होगा और नॉर्थ। आई बात समझ में। ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना। यानी उत्तर पूर्व, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भी बोलते हैं, है ना। यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट हो गया।
ये वाला एरिया जो होता है हमारा साउथ ईस्ट होता है, यानी दक्षिण पूर्व। ये जो होता है हमारा साउथ वेस्ट होता है, यानी दक्षिण पश्चिम। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। क्या? या फिर आप देखते होंगे ट्रेन पर लिखा हुआ पश्चिमोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, है ना, अर्थात उसका मुख्यालय इसी क्षेत्र में है। यानी सेंट्रल रेलवे हो गया, यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे। हाँ? तो इसी पर आपका क्या है कि रेलवे का मुख्यालय जो है याद हो जाता है। तो चलिए, हम लोग यहाँ जीके नहीं पढ़े रीजन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जहाँ से आप चलते हैं, जहाँ से भी आप चलना शुरू करते हैं, वह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रारंभिक बिंदु, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और कहीं ना कहीं हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं से चलते भी हैं, और जहाँ से भी चलते हैं वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब वहाँ से यह निर्भर करता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो सभी जगह हम सीधा ही जाएंगे, कहीं हमें लेफ्ट लेफ्ट मुड़ना होता है, कहीं राइट मुड़ना होता है कि नहीं। तो इसमें भी यही चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ से हम चलेंगे वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जहाँ भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे ही वह मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु आप कह सकते हैं। और जैसा कि आप बोलिएगा कि पटना का प्रॉपर पटना कहाँ पे है, तो पटना का क्षेत्र है, पटना का क्षेत्र है मुसल्लापुर हाट हो गया, नया टोला हो गया, मछुआ टोली हो गया, या फिर माने चलिए बोरिंग रोड हो गया। चाहे ये सब क्या है, पटना का क्या है, क्षेत्र है। लेकिन मूल जो पटना है वो कहाँ है? हाँ? कहाँ कहाँ? जीरो माइल का नाम सुने हैं? वही मेन पटना। वहां से सर्च कीजिएगा ना कि पटना, बोलेगा 0 किलोमीटर, है कि नहीं। जहाँ पे भी 0 माइल होता है, मुजफ्फरपुर में भी 0 माइल, है ना। और जहाँ जहाँ 0 माइल नहीं रहता है वहाँ पे एक स्टैचू वगैरह, गांधी चौक, जवाहर चौक, पटेल चौक होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे हाजीपुर में क्या है, गांधी चौक, वहीं पे मेन हाजीपुर है। आई बात समझ में? वो पासवान चौक क्षेत्र हो गया, लेकिन मेन आपका जहाँ पे गांधी चौक है वही आपका क्या है, मूल बिंदु। यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से सभी दिशाओं के रास्ता निकलता है। आप देखिएगा कि आप 0 माइल पे जाते हैं तो आप वहाँ से किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि यदि हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमारा राइट साइड किधर होगा, ये की तरफ बोलिए। हमारा राइट राइट होगा। सोचिए कि जो भी लोग जा रहा है क्वेश्चन में उसके जगह पे हम ही जाएंगे, है ना। और मेरा राइट उसका राइट होगा, मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट होगा, बस इतना ही दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार जा रहे हैं तो देखिए, दाएं हाथ घुमाएंगे तो दाएं तरफ राइट, लेफ्ट ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? यदि हम नॉर्थ साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड किधर होगा, ईस्ट में। और वेस्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए राइट किधर, हाँ, यह चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा राइट नीचे है, लेफ्ट ऊपर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट ये होगा। क्योंकि बचपन से ही एक चीज़ आपको गाइड किया गया होगा कि अपने पेरेंट्स के द्वारा कि बाबू ये स्कूल तुम जा रहे हो ना तो अपने बाएं तरफ से ही, क्योंकि सेफ माना जाता है। क्या बोलिए, ऐसा बोला जाता है, बचपन में ही सिखलाया जाता है कि अपने बाएं तरफ से ही जाना है। क्या? इधर उधर देख करके क्रॉस करना है, लेकिन अपने बाएं तरफ जाना है। लेकिन हम लोग देखते थे कि ये इधर हमारा बाएं तरफ है तो ऐसे जाते थे, लेकिन उधर से जब आते थे वापस तो वही बाएं इस तरफ हो जाता। क्या बोलिए, वही लेफ्ट हमारा इस तरफ हो जाता था। और अभी भी आप देखिएगा अगर हम जाते हैं लेफ्ट साइड से तो ये रास्ता है, इस प्रकार जाते हैं। लेकिन उधर से हम आएंगे तो हमारा लेफ्ट की, है ना। तो उसी प्रकार देखिएगा कि इसका यह अपोजिट है, तो इसका डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, सिंबल भी अपोजिट होगा। बोलिए, इसका नीचे राइट है तो नीचे लेफ्ट हो जाएगा, ऊपर लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। क्या बोलिए, इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो राइट इसका किधर आएगा, और लेफ्ट देखिए अपोजिट है कि नहीं,
इसका राइट इधर था, लेफ्ट इधर। बस इतना ही इसमें समझना है, ठीक है। बाकी बात हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज करेंगे, तो वहाँ पे क्लियर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो कहीं ना कहीं से तो चला होगा, इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, बोलिए। यहाँ से उत्तर की ओर यानी नॉर्थ साइड में यह जाता है कितना, बोलिए, 20 मीटर। यहाँ से हम इतना मान लिए कि 20 मीटर यह गया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 40 मीटर गया। यहाँ से लिख, यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ साइड में गया है, इसका बाद बाएं मुड़ा है यानी लेफ्ट मुड़ा है और 40 मीटर गया, 40 40 मीटर। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से किधर, लेफ्ट साइड मुड़ता है। तो देखिए ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट कहाँ, नीचे की तरफ, और कितना जाता है, 20 मीटर। 20 मीटर अर्थात इसके लेवल में आएगा, बोलिए 20 मीटर, क्योंकि ये भी हमारा 20 है, ये भी 20 है, तो इसके लेवल में ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है यानी राइट साइड मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राइट साइड किधर है ना, उधर लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट साइड मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। हम लोगों से बोला गया वह अपनी मूल स्थिति से, यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे यह कितनी दूरी पर है, तो इसके बराबर ए वाला हो जाएगा। यह रेक्टेंगल बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से यहाँ 40 और यहाँ से यहाँ 20, 40 और 20 60 मीटर के दूरी पर है, पर हो जाएगा। हाँ, ये भी चीज़ पूछा जाता है कि कितने दूरी पर है और किस दिशा में है ना। तो 60 मीटर की दूरी पर है और यह वेस्ट है यानी पश्चिम दिशा। आई बात समझ में। हाँ, अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ से पूछा जाएगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आया समझ में ना। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन हो। तो ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आपके पास कोड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। लिखवा दे क्या, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि मंथ का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। देखिए यह आपका मंथ का कोड होगा, मंथ्स का कोड होगा, ठीक है। मंथ्स का कोड क्या होता है, तो देखिए सभी बुक में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है क्या कि सर एक कोड आप लिखवा रहे हैं लेकिन हम याद कुछ और किए हुए, कुछ लोग जो पढ़े हुए रहते हैं कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ही इजी कोड है जो कि आपको याद रहेगा, अभी ही याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 033 614 625 35। देखिए एक कोड आपको याद रखना है, ऐसे पढ़ना है 033 614 625। यदि आप कोड भूल भी जाते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यानी कहीं पे लिख दिए 033 614 625 35। हाँ, मोबाइल नंबर STD कोड लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या
तो 0, 33, 614, 625, 35, ठीक है, ये हो गया आपका। इसका देखिएगा कि सेंचुरी कोड यानी सदी का शताब्दी का तो यहाँ पे देखिएगा सेंचुरी कोड क्या होता है। सेंचुरी यानी प्रत्येक 100 ईयर के बाद होता है कि नहीं। ऐसे लिखिएगा 1600, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 कहाँ से, नीचे से यहाँ 2000, 100, 2200, इसका कोड होता है 6420, 64। और डे का कोड होता है सातों दिन का 0, या फिर यहाँ से 4, डे का कोड है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। मंडे से स्टार्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ठीक है। यानी सोमवार का 1 हो जाएगा, मंगल का 2 हो जाएगा, बुध का 3 हो जाएगा, बृहस्पति का 4 होगा, शुक्र का 5 होगा, शनिवार का 6 होगा और रविवार का। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब थोड़ा बहुत इसमें जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना तो हो गया, एक कोड जान गए। इसमें ध्यान रखिएगा क्या कि एक हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है यानी अधिवर्ष, हाँ, प्रत्येक 4 साल पर। और एक होता है सेंचुरी लीप ईयर जो प्रत्येक 400 साल बाद आता है, 400 साल बाद। क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन ऐसी संख्या है जो, या कौन कौन ऑप्शन है जो कि सेंचुरी लीप ईयर है। तो वही हमारा सेंचुरी लीप ईयर होगा जो 400 से डिविजिबल होगा, जो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, वही हमारा क्या होगा, सेंचुरी लीप ईयर होगा। आई बात समझ में। तो सेंचुरी लीप ईयर कौन है बोलिए, 1600 है, 2000 है, ये हमारा सेंचुरी लीप ईयर है। और ये सब हमारा लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि सभी 4 से कट रहा है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक अर्थात लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने वाली हो, या फिर डबल जीरो। तो देखिए डबल जीरो है ना सभी में, तो इसका मतलब है सभी 4 से कट जाएगा। लेकिन ये सब 4 से कटेगा ही, लेकिन 400 से भी कट जाएगा। अर्थात ये हमारा यानी लीप ईयर होने के साथ साथ भी हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, जबकि यह लीप ईयर है। आई बात समझ में। और आप जानते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है कि 365 दिन के जगह 366 दिन का होता है। ईयर जो होता है वह सेंचुरी यानी लीप ईयर जो होता है वह हमारा 366 दिन। क्या बोलिए, 366 दिन का कैसे होता है, एक दिन कहाँ से बढ़ जाता है। तो आप जान चुके हैं ना कि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, प्रत्येक 4 साल पर एक लीप ईयर आता है। अर्थात चारों साल में क्या हुआ, 6-6 घंटा बढ़ा। इसका मतलब 365 दिन हम लोग अभी तक के पढ़ते हुए आए हैं कि 365 दिन का एक साल होता है ना, सामान्य वर्ष यानी सिंपल ईयर। तो 365 दिन का नहीं, 365 दिन 6 घंटे का होता है। आई बात समझ में। वही 6-6 घंटा जब बढ़ता है तो 4 साल में 6 चौके 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर एक दिन। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, वह एक दिन जो बढ़ता है वह कहाँ पे ऐड होता है, फरवरी में। फरवरी 28 दिन का जनरली होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 29
का महीना होता है। क्या बोलिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मंथ भी अलग अलग दिनों का होता है। क्या, जैसे में अभी आपका जो कैलेंडर चल रहा है, यूज हो रहा है, वह ग्रेगरियन कैलेंडर है, जो पोप ग्रेगरी के द्वारा क्या किया गया, अरेंज किया गया इसको, ठीक है। तो पहले पोप ग्रेगरी जब नहीं थे, वह कैलकुलेशन नहीं किए थे, तो इससे पहले मालूम है क्या था, 360 दिन का दिन होता, यानी पूरे वर्ष होता, और अव्यवस्थित तरीके से उसको, वहाँ पे ना कोई लीप ईयर था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही लोग जी खा रहा था। जब घर ही नहीं था तो कैसे लोग देखते, है कि नहीं। तो वैसे ही चल रहा था सब। तो चलिए वो सब में नहीं जाना है, यानी ठीक है, समय कम है आप लोगों के पास इसलिए, लेकिन फैक्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो हमारे मंथ में जो डेज की संख्या होती है वो किस प्रकार होती है, तो इस प्रकार ऐसे कीजिए, ठीक है। और जितना यह निकला हुआ भाग है ना, ये सब 31 डेज का है, और ये जो धंसा हुआ है वह सब 30 डेज का है कि नहीं, यानी 30 दिन का है, सिर्फ फरवरी को छोड़ करके। तो यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, क्या, जनवरी 31, फरवरी 30, और हाँ 28 या 29, है कि नहीं। इसका बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ जुलाई और अगस्त दोनों 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है ये सब चीज़। अब देखिए, इसमें भी आपको देखना है क्या, कि जब कोई सिंपल ईयर है और जिस दिन का बात बोला जा रहा है उसी दिन का अगले वर्ष में बात बोला जा रहा है, या नेक्स्ट ईयर में बात बोला जा रहा है, तो एक दिन सिंपल ईयर में एक दिन बढ़ता है, अर्थात 1 जनवरी 1995, 95 क्या है, लीप ईयर नहीं है, तो 1 जनवरी 1995 को जो दिन रहा होगा, 1 जनवरी 1996 में क्या होगा बोलिए, उससे एक दिन बढ़ जाएगा। यदि उससे पहले कोई हमारा लीप ईयर था 1996, लीप ईयर है, ठीक है, और 1 जनवरी 1996 को जो दिन रहा होगा, फिर वही चीज 1 जनवरी 1997 को पूछे तो 2 दिन उसमें बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बोला गया कि 1 फरवरी 1996, तो 1996 क्या हमारा लीप ईयर है, अर्थात यह फरवरी जो होगा हमारा 29 दिन का होगा। 29 दिन में से एक दिन तो चला गया, बच गया 28 दिन, 28 दिन अब प्लस 3 दिन, क्योंकि फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, और 3 मार्च के बारे में पूछा गया है, उसी वर्ष का बात है कि नहीं। तो 28 दिन प्लस 3, आप जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, वही दिन रिपीट करता है, अर्थात 7 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आई बात समझ में, यानी 28 तो पूरा पूरा कर जाएगा, यानी इसका शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। कौन सा दिन होगा बोलिए, बोलिए, शनिवार ना, यानी ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में। अब देखिए इसी से हम बनाने का सीखते हैं कि कोई भी चीज़, जैसे मान के चलिए कि हमारा जो नेशनल इम्पोर्टेंट डेज जो है वह क्या है, 15 अगस्त, 1900, 26 जनवरी 1950, यही सब ना है। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, सब कुछ सीख जाइए। सबसे पहले जितना दिन है उसको लिखिए, लिख दिए। अगस्त का कोड क्या है बोलिए, 2 है ना, प्लस 2 कीजिए। इस सदी का कोड क्या है, यानी सेंचुरी कोड क्या है, तो देखिए 1900 किधर गया, ये हमें 1900 से लेकर के 1999 तक लेना है। कब तक, 1900 से लेकर के 1999 तक आपका यही रहेगा, 0, इसका हो गया 0। इसमें से लास्ट 2 डिजिट लिखना है, 47, 47 हो गया, प्लस में 47 ईयर्स में कितने लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो कितना 11,
आएगा ना, 12 चौके 48 हो जाएगा, लेकिन 47 साल है कि नहीं। तो रिमाइंडर छोड़ देना है, जो हमारा भागफल आएगा उसको लिखना, कितना 11 बटा में क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। ये हमारा विषम दिनों की संख्या है ना, और डेज आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है कि 7 से डिवाइड कर देना। इसको या तो ऐड करके डिवाइड कीजिए, या फिर एक मेथड और है जो कि मैथ में बोला जाता है उसको रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि नोमिनेटर में डिनोमिनेटर से तब तक क्या आप डिवाइड करते रहिए जब जब तक कि डिनोमिनेटर से यह छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम अगर डिवाइड करते हैं, सिर्फ हमें रिमाइंडर लेना है, तो 7 दूनी 14, एक बच गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 7 एकम 7, 4 बचेगा। तो देखिए 4 और 2 6 1 7 कैंसिल हो गया, बोलिए। इसके बाद देखिए 7 छक 42 कितना बचेगा 5 ना। इसका रिमाइंडर कितना आया फाइनली 5 आया। अब देखना है कि 5 पर कौन सा दिन है, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र फ्राइडे, फ्राइडे आ जाएगा। आई बात समझ में। देखिए करना क्या है कि सबसे पहले जो दिन है उसको लिखना है, इसके बाद हमें मंथ का कोड लिखना है, ये जो लिखवाए हैं। इसके बाद सेंचुरी कोड लिखना है, ये जो, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये जो हमारा सेंचुरी ईयर है, इससे इसमें से लास्ट 2 डिजिट लिखना है, और लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके, और जितना आपका क्या आएगा भागफल 11। जब हम 47 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 0 7। रिमाइंडर हमें नहीं देखना है, ये देखना है कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आया, 11 लीप ईयर। तो वही जितना लीप ईयर आएगा उसको आगे बढ़े। ये तो बन जाएगा ना, ये वाला तो बन जाएगा आपका। अब कोई भी आप निकाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी निकाल, यानी कौन सा दिन था निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रहे, एक चीज ध्यान में रहे कि जनवरी या फरवरी का बात किया जाए और लीप ईयर हो, तो वहां पे सॉल्व करने के बाद एक माइनस करते हैं। देखिए कोई भी ईयर आपका या कोई डे हो, तो ईयर में हमें देखना है कि वह लीप ईयर है कि नहीं, और मंथ में देखना है कि जनवरी या फरवरी है कि नहीं। यही 2 मंथ देखना है, जनवरी होना चाहिए या फरवरी होना चाहिए। अगर जनवरी या फरवरी है, जैसे माने चलिए आपका ये 2024 पिछला जो था, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, बोलिए। 1 लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड 0, 2000 का 6 प्लस अंतिम 2 अंक 24, और 24 साल में कितना लीप ईयर 6, ये होगा ना। बटा में क्या करना है 7 से डिवाइड करना। अब देखिए 6 1 7 कैंसिल, 7 21 और 3 24, 6 और 1 7, 2 बच गया ना। लेकिन जैसे ही 2 पर आप क्या कीजिएगा ट्यूसडे मारिएगा, है ना, मंगलवार मारिएगा ना, हो जाएगा गलत। देखिए आप सर्च करके देखिए, सर्च कीजिए मोबाइल में, मोबाइल है ये ना, एक माइनस करेंगे, हाँ मंडे आएगा, देखिए सर्च कीजिए। यानी एक पहले पहले सर्च कीजिए ना, सर्च करने दीजिए। 1 जनवरी 2024 वो कौन सा दिन था, मंडे था। सर्च कीजिए 1 जनवरी 2024 लिख करके सर्च कीजिए गूगल पर, मंडे है ना। लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, इसके अनुसार क्या आ रहा है ट्यूसडे। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका लीप ईयर हो, ईयर कैसा हो लीप ईयर हो, और मंथ आपका जनवरी या फरवरी, 2 ही महीना देखना, जनवरी हो या फरवरी हो, सेम ऐसे ही बनाने के बाद
रिमाइंडर में से 1 माइनस कर। क्लियर? तो इतना आपका ये चीज हो गया। बाकी बात और भी टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ना, पाएंगे, टेंशन क्या। हाँ लीप ईयर हो लेकिन मार्च हो तो जनरल विधि, उसमें नहीं घटाना है ना जोड़ना। सिर्फ हम बोले हैं क्या, जनवरी या फरवरी होना चाहिए। ठीक है। हाँ या यानी दोनों को छोड़ करके और कोई भी मंथ होगा उसमें कुछ नहीं करना, जैसे सिंपल बनाते थे वैसे ही बनाना है। हाँ लीप ईयर नहीं रहेगा तो जनवरी रहे चाहे फरवरी रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ही बनाएंगे। हाँ बोलिए कहाँ डाल। अच्छा ये 6 कहाँ से आया, तो हमें देखना है कि 24 वर्ष में कितना लीप ईयर होगा। प्रत्येक 4 साल पर आता है, 4 से डिवाइड कीजिए, कितना बार है, 6 बार में ये लीप ईयर। वही हमें लीप ईयर लिखना है, कितना लीप ईयर। क्लियर है? मिटा दें इसको। नहीं तो इस 20 क्वेश्चन में पता चलेगा कि ज्यादा समय, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा सर को बैठा देंगे 15। आ रहा है ना समझ में अच्छे से? बोलिए। हो गया नोट? देखिए देखिए, अक्षरों का वह समूह यानी लेटर का वह ग्रुप है जो दूसरे से भिन्न है यानी अलग है। ठीक है, यानी आपको क्या करना होगा कि इसमें अल्फाबेट याद रहना चाहिए आप, यानी ए से लेकर के जेड तक आपका 26 लेटर होता है, तो कौन से लेटर कितने नंबर पे आता है। जैसे टी कितने नंबर पे आता, पी कितने नंबर पे आता, 16। ठीक है, के, हाँ जो लोग को याद है कथी नहीं है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे C3 F6 I9 L12, J10 M13 P16 O15 R18 U21 X24 P16 S19 V22 X24। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 और 3 6 3 9 3 12, प्लस प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है। देखिए 10 और 3 13 3 16 3 19, 3 3 ऐड हो रहा है। इसमें देखिए 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 16 3 19, 19 3 22, अब 22 और 2 प्लस 2 हो रहा है, यही ना अलग हो जाए। सब में प्लस 3 3 हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, प्लस तीन हो रहा है लेकिन लास्ट में प्लस 2 हुआ, यानी बिल्कुल अलग आपका यही। क्लियर है? तो यहाँ से ये चीज आप देख लिए कि डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आप देखें क्या कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो इन्हीं सब चैप्टर पर हमें क्या करना है कि पकड़ बनाना है। और देखिए यह हमारा क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस। तो जहाँ डिवाइड का चिन्ह है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका देखिए माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड का कर। इसके बाद देखिए इनटू का मतलब क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे यह माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और जहाँ पे प्लस है उसका मतलब क्या है, इनटू है। ठीक है, यानी माइनस था ना, माइनस था, ये प्लस था। हाँ हाँ, ये क्या है, गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ पे देखिए 36 में से 4 घटाएंगे 32, इसका डिवाइड में 8 है और माइनस में 4 है, बटा में देखिए पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। बोलिए, तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 8 चौके 32 माइनस 16 दूनी 32 और प्लस 1।
+32 से -32 कैंसिल हो गया। 8 से 8 चौके 32, 4 बार में, 4 में से 4 घटेगा 0, और 0 में 1 से भाग दीजिएगा, कौन आएगा? क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए, यह हमारा क्या रेक्टेंगल है, इसमें ट्रायंगल पूछा गया, त्रिभुज की संख्या पूछा गया। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको रेक्टेंगल दिया गया हो, जैसे इस प्रकार का दिया गया हो और ऐसे कई सारे लाइन जो है वह खींचे गए हो, कुछ नहीं करना है। जैसे 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो 4 इसका क्या कीजिए, 2 गुना, कितना में 8 ट्रायंगल होगा, ठीक है। ये नियम होता है गिनने से बचने के लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है ना, इसमें 6 गुना 2, 12 आंसर। हाँ, हाँ, रेक्टेंगल में ट्रायंगल अगर पूछा जाए और इस प्रकार क्रॉस किया गया, या जितना बार क्रॉस किया गया हो इसको, उतना पहले लिख लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। सबका एक अपना रूल्स होता है, ठीक है। क्या? हाँ, ये रेक्टेंगल में ही काम करेगा। और यही चीज त्रिभुज में रहता है। जैसे मान के चलिए यही त्रिभुज में है, जैसे इस प्रकार आप इसको बांटे हुए हैं, इस प्रकार है ना। तो देखिए 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 4, 4 3 7 7 2 9 1, 10 गो त्रिभुज होगा, ठीक है। ये सब होता है, तो ये सब करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बस देखिए कि ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना। हाँ, चैप्टर वाइज करवाएंगे, ये तो प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं आज। आगे बढ़े। देखिए, कंप्यूटर को इतना लिखा गया, देखिए तो कंप्यूटर को लिखा गया कितना, RFQVQNP, ये भी आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो सोचिए कि दो दो क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया था, ठीक है। अब यह चीज देखना है, जो काम कोड का डिकोड के साथ हुआ है वही हम आगे काम करते हैं। यानी इसमें देखना होता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जो काम इन दोनों में हुआ होगा वही काम हम इसमें करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पे पकड़ बनाना होता है कि आखिर इसमें क्या किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, मेडिसिन ना, मेडिसिन, तो देखिएगा मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे आप कि देखिए सी को ऐसे लिखा गया क्रॉस, और आर को ऐसे क्रॉस। इसका देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, पहले हम जिस प्रकार लिखा गया है वैसे ही हम लिखा, ई हो गया पे एम हो जाए, ठीक। अब यदि हम इसमें देखते हैं, इसमें तो एक ऐड किया गया और इसमें एक ऐड किया गया, है ना। तो इसमें हम एक ऐड करेंगे, एन के ओ, एन ओ, ठीक है, और ई के बाद एफ हो गया यहाँ। अब आगे देखिए क्या किया गया, हाँ देखिए ना, आगे टी के बाद यू ना, एम के बाद एन, फिर एक ऐड किया गया। तो यहाँ पे देखिए आई के बाद के, और डी के बाद ये हो गया आपका। इसका देखिए क्यू भी, अब पी क्यू, यानी एक ऐड करके लिखा गया। इसमें भी हम एक ऐड करेंगे, तो सी के बाद ई, और आई के बाद ऑप्शन नंबर ए है। बस यही चीज देखना होता है कि आखिर क्या रिलेशन है, वही रिलेशन बस कोडिंग डिकोडिंग में ही है। आगे बढ़े।
ये सब चीज़ जो है ना, जहाँ पे जीके में आप हार रहे होंगे, वहाँ पे हाथ पकड़ करके आपके कट ऑफ तक पहुँचा देगा ये। 10 क्वेश्चन मायने रखता है, और यह एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है कि आपको 10 में 10 दिला। और देखिए मैथ को अधिकतर बीपीएससी के स्टूडेंट वो लोग छोड़ करके ही चलते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या है कि कल के डेट में डीआई में भी प्रॉब्लम हो, है ना। जब डीआई हम ही पढ़ाएंगे, डीआई जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। जब वैकेंसी नहीं आई थी, यानी नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मैथ चल रहा था, है कि नहीं, बड़े अच्छे तरीके। लेकिन अब उतना समय क्या? हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, अच्छा बात है। देखिए निखिल सॉरी निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यह हमारा क्या है, यह हमारा एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, श्रेणी और श्रेणी में अंतर है, कोई लोग बतलाएंगे श्रेणी किसे कहेंगे और श्रेणी किसे। जब तक के यह कॉमा लगा हुआ है तो श्रेणी है, और जैसे ही ऐड करेंगे यानी प्लस का चिन्ह देंगे, श्रेणी हो जाए। आई बात समझ में? चलिए देखिए, हाँ हाँ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो समांतर श्रेणी में एक रूल होता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वह सेम होता है ना। तो देखिए -4 है क्या, कॉमन डिफरेंस -4 है कि नहीं। लास्ट टर्म हमें पता नहीं, ठीक है, यही तो निकालना है कि नहीं पता है, पता नहीं है, सॉरी पता नहीं लास्ट टर्म, यानी 14वां पद क्या होगा, यानी एन पता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी टोटल 14वां पद पूछा गया है, इसका मतलब 14 पद है टोटल, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 14 है, यानी एन बराबर हमें पता है, एन बराबर पता है। पहला जो होता है हमारा ए होता है, बोलिए, और ए जो होता है अंतर वह कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी होता है, ठीक है। ये वाला निकालना है हमें, ए का वैल्यू बोलिए प्लस एन का वैल्यू गुना -4, 14 हो गया, प्लस 13, 13 चौके 52, -52, प्लस माइनस माइनस 14 -52, 52 में से 14 घटाइए कितना, माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह कन्फ्यूजन रहता है, बीपीएससी कभी रीजनिंग में पूछ देता है उठा करके 10 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन मैथ पूछ देता है, ना तो दोनों मिक्स करके पूछ। लेकिन इतना जरूर हम पढ़ा देंगे कि 10 में 10 आपसे बन जाए, बस उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आगे बढ़े, देखिए देखिए एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है, मेल खाती मतलब ओवरलैप करेगी, है ना। कितनी बार ओवरलैप करती है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में 11 बार। आई बात समझ में, 12 और 1 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है, अर्थात एक घट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 घंटा में 12 गैप होगा, 12 गैप होगा जिसमें से एक हटा लीजिए, 11 बार, यानी 11 बार ओवरलैप करेगी, कितना 12 घंटा में। तो एक दिन में पूछा गया 22 बार, 22 यानी ये सब चीज हम करवाएंगे, टेंशन। 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार, बस, ठीक है। जब इसका हम थ्योरी देंगे ना, कैसे बोला जाता है, देखिए बिना कंसेप्ट के मैथ और रीजनिंग पढ़ना इतना ही घातक खतरनाक है, जितना कि बिना गाड़ी सीखे हुए एस्लेटर पकड़, ठीक है, दोनों में एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो जब हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाएंगे,
आपका कंसेप्ट पहले दे देंगे, क्लियर करवा देंगे, फिर हम क्वेश्चन कुछ करवा देंगे। और ज़्यादा हमें नहीं पढ़ाना है, आप लोग का ध्यान बांटना नहीं है, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, बस 10 क्वेश्चन मेरे ऊपर नहीं छोड़िए ठीक है, इसमें आपका ही मेहनत होगा, हम तो गाइड करेंगे, ठीक है। बाकी बाद रिवीजन कीजिएगा, 10 में 10 क्वेश्चन आपका वही। देखिए यह हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसमें आखिर क्या किया गया, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। क्या, यदि हम ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कितना, 5 का, इन दोनों का डिफरेंस 5 का। अब एक बात बताइए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 36, तो हम इसमें क्या करें कि बीच वाला तो यदि हम एक इसमें भी ऐड कर दें, एक ऐड इसमें कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा क्या। तो इसमें हम किए हैं तो अगला में भी वही काम हुआ होगा, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा किए तो अगला में कुछ और करेंगे, नहीं, जो काम इसमें किए हैं वही काम इसमें हुआ होगा, तो यही पैटर्न हमारा आगे भी जाते रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना का, 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें भी एक ऐड करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला आ जाएगा, बोलिए 4 चौके, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कितना का अंतर, 7 का, और इसमें भी 7 का अंतर होना चाहिए, तो 7 ही ज़्यादा होगा कि नहीं। जब 7 का अंतर होगा तो 15 है, तो 15 से 7 ज़्यादा होगा, यानी 22, ठीक है। तो 7 का अंतर प्लस वन, अठी अठी, है ना। तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, ये चीज़ देखना होता है। जब हम एसएससी बैंकिंग ये सब का पढ़ाते हैं ना, रेलवे ये सब का, यानी प्रॉपर हम इसी, और डीआई बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, चैनल पर जाकर के देख लीजिए, आप ही का चैनल, ये साहब सिविल सर्विस, 12 लगभग 12 डाले हुए हैं। पिछले बार इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा गया डीआई का, और सबसे जो लेंदी क्वेश्चन था वो हम ही बना करके डाले, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन आपका उसमें बना करके डालें, पूरा एक्सप्लेनेशन के, पूरा एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ कैसे होता है। डीआई आपको लग रहा होगा कि आज हमें पढ़ना है, और डीआई क्या है, ऐसा लग रहा होगा, फीलिंग हो रहा होगा। डीआई मालूम है 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है मैथ में, लेकिन उतना दिन पहले का बात किसी को याद नहीं रहता है, इसलिए लोग ठग लेता है, डीआई पूछा जाता है, डीआई ये है वो है, कुछ नहीं, बस बेसिक चीज पढ़ लीजिए, आपसे बनने लगे। डीआई में सबसे ज़्यादा परेशान किया स्टूडेंट को इसलिए क्योंकि कंसेप्ट नहीं था, लोग कहीं से पढ़ करके चले गए और भौकाल मचा करके लोग रखा कि डीआई 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 डीआई, है ना। क्योंकि यहाँ पे आज के डेट में एजुकेशन भी एक व्यापार वो तो हो ही चुका है, क्योंकि हर, यानी जिसका भी प्रचार होता है वह व्यापार, जिसका प्रचार नहीं हुआ व्यापार नहीं। आई बात समझ में। तो आज जितना स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है उससे कई गुना ज़्यादा टीचर के बीच में कंपटीशन हो, एक दूसरे को गाली देने तक के पहुंच गया लोग, सोचिए तो बच्चा क्या सोचेगा। आज के डेट में देखिएगा कि जैसे फैन फ्लोवर जो होते हैं किसका, नेता सबका, वैसे आज टीचर का है। टीचर कम गाली बकते हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है कमेंट में जाकर के खूब गाली यानी धड़ल्ले से गाली देता है कि नहीं। मेरे सर को तुम ऐसे बोला, दे गाली दे गाली, देखते बड़ी मजा भी आता है और दिक्कत भी लगता है। दिक्कत क्या लगता है, सोचिए, जैसे मान के चले कि जो हम हैं, किसी टीचर से किसी कारण हम उलझ गए, मान लीजिए सपोज डैट, आज तक के उलझे नहीं लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हमारे प्रति वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्या उनका बच्चा हमारे ऊपर कभी भरोसा करेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हो, कि हम जितना अच्छा पढ़ाएं। क्या हमारा जो बच्चा हमको मान रहा होगा, क्या उनको अच्छा मानेगा। इसी में स्टूडेंट गड़बड़ाता है। स्टूडेंट का काम है ज्ञान लेना, वो किसी से भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी टीचरे को बांट के रखे हुए, ये हमारे गुरुजी हैं, नहीं गुरुजी सब हैं, जिनसे आपको सीखने को मिल गया वो गुरुजी हैं। तो इस दूसरे के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा। क्योंकि जो टीचर आपको सिखला भी सकते हैं
उन पर भी आपको भरोसा नहीं है। क्या है? क्या कि आपके सर को कुछ ना कुछ बोले हुए हैं, इसलिए उनको आप देखना नहीं चाहिएगा, है कि नहीं? और नहीं देखना चाहिएगा तो सीख नहीं पाइएगा उनसे। तो इसलिए कभी भी दो टीचर के बीच में स्टूडेंट को नहीं आना, ठीक है? जहाँ से भी आपको सीखने को मिला है अच्छी चीज़। चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे आप देखें क्या कि दो आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, दो आपका यहाँ देखिएगा कि क्लॉक से है। इससे पहले क्लॉक वाला था, अभी भी क्लॉक वाला है। देखिए 2 और 3 बजे के बीच इस समय एक घड़ी की सुइयां यानी एक साथ होगी, यानी ओवरलैप करेगी, ठीक है? एक साथ होंगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका एक साथ होंगी, तो आपको क्या करना है 60/11 गुना स्मॉल टाइम, ठीक है? तो 60 गुना स्मॉल टाइम कौन है? 2 बटा में 120 बटा में पर हो रहा है। ग्यारह कम 11, फार्मूला यूज होता है। 2 और 3 बजे के बीच में किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ मतलब क्या ओवरलैप करेंगे, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा या 360 डिग्री का कोण, ठीक है? 60/18 गुना स्मॉल, 4 दूनी 120 अब बटा में 11 दहाई 110, 10 बचेगा बटा में। तो हम 11 बार में काट रहे थे, इसलिए हमको लग रहा था क्या है कि नहीं? हाँ, इसलिए इससे दिक्कत हो रहा था। देखिए तो 10.10/11 कितना बजकर 2 बजकर 10 मिनट पर एक साथ होंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हाँ, ये जो करते हैं यह फार्मूला होता है कि 2 और 3 बजे के बीच का मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा से, इसलिए हमेशा हम स्मॉल टाइम लेते हैं। फार्मूला में होता है स्मॉल टाइम लेते हैं ताकि इन दोनों के, हाँ 6 लिया जाए, यानी हमेशा पहला टाइम लेना है। ये नियम है। 11 से आपको क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। हाँ, ये कहाँ से आता है कैसे आता है उसका कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे जब ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे ना। कहाँ से आता है कैसे आता है सारा चीज़ आपका। आगे बढ़े, चलिए ये हो गया आपका, ये जो था क्वेश्चन, नहीं नहीं, जैसे ये क्वेश्चन जो था ना, जो पहले एग्जाम हुआ था वो वाला, और कैंसिल होकर के एग्जाम हुआ है ये वाला, जो 2025 में एग्जाम हुआ, 24 में हुआ। देखिए इस प्रकार का आपको एक सर्कल दे दिया है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेंगल है, ठीक है? इसमें दे भी दिया है कि देखिए यहाँ पे आयत जो है वह व्यवसाय को दर्शाता है, यानी बिजनेसमैन को, ठीक है? आयत जो है यानी रेक्टेंगल जो है वह बिजनेसमैन को दर्शाता है, अर्थात यहाँ पे जितने आयत के अंदर होंगे सब क्या होंगे? व्यवसायी होंगे।
ठीक है। और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, वृत्त जो है वह करोड़पति, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे छूट गया, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, यानी त्रिभुज के अंदर जो भी है वह कौन है, पुरुषों को दर्शाता। ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसाय और करोड़पति दोनों है, व्यवसाय भी है और करोड़पति भी है, यानी दोनों के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 10, यही ना है, 10 ही ऐसे हैं जो कि पुरुष के अंदर भी है, करोड़पति के भी अंदर है और व्यवसाय के भी अंदर है, और कोई है क्या, नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा 10 यानी। और आगे बढ़े, देखिए हाँ, देखिए इसमें काउंट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज इस प्रकार नहीं है, क्रॉस इस प्रकार है, तो कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 5 तो हो गया इधर, 5 इधर हो गया, छठा देखिए इन दोनों को मिलाकर के छठा, 1 और 5 को 6 हो गया। इसका देखिए, इसको अगर लेते हैं, ये क्या हो गया, 7, 7 हो गया ना, 5 प्लस 1, यदि इसको लेते हैं ये वाला देखिए, एक त्रिभुज ये है, 8 हो गया, है ना। एक ए वाला बोलिए, 8 है, एक 9, और कौन बच गया, 3 4, ये वाला बच गया है ना, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, एक और हो गया, अब नहीं है, 2 3 4, ये तो हो गया ना इधर, ये वाला नहीं हुआ है, ये वाला, अच्छा काउंट कीजिए, 5 गो ऐसे हो गया, 5 गो हो गया ना, देखिए 5 एक 6, 7 8 9 10 11, एक बड़का 12, ठीक है। आगे देखिए, देखिए 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2008, 2008 जो है वह लीप ईयर है, लीप ईयर है ना, और इसी दिन का पूछा गया है अगले वर्ष में, तो लीप ईयर के बाद जो वर्ष आता है उसमें 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है, तो 2 दिन ऐड कर दीजिए, मंगलवार प्लस 2 दिन, बुध बृहस्पति, यानी ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, -19 हो रहा है ना, -19 में -8 में 16, तो आगे क्या होगा, ये ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, और आगे 3 घटेगा, 3 घटेगा तो 16 के जगह कितना, 13 घटेगा ना, 13 माइनस होगा 64 में, 64 में 13 घटाइएगा 51, 51 आपका आंसर हो जाए। अब कितना घटेगा बोलिए, क्या कितना, नहीं 3 घटा ना तो 4, 4 घटेगा यानी 9, 9 घटाइएगा 51 में से तो 42 बचे, यह पैटर्न है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है, यानी बीच में, मिडिल में है, और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। पी और क्यू के बीच में कितनी कुर्सियां हैं? कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 गो है टोटल। यहाँ पे देखिएगा कि 15 गो है, जिसमें से बोला गया कि पी का स्थान मध्य में है, यानी ठीक बीच में पी का स्थान है। तो 15 गो में से 7 गो इधर से हटा देते हैं और 7 उधर से हटा देते हैं, तो बीच में कौन? 1 2 3 4 5 6 7 हटा दिए, तो यही तो पी होगा। बोलिए, यही होगा। अब बोला गया कि राइट साइड से यदि हम काउंट करते हैं तो 12वें स्थान पर कौन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वें नंबर पे कौन है? फिर बोला गया कि Q और P के बीच में कितने? हाँ हाँ हाँ, आसान है। रीजनिंग भारी थोड़ी होता है। किसी में देखिए, अगर मैथ, देखिए मैथ और रीजनिंग की बात की जाए तो मैथ जब भी पढ़ना चाहिए एसएससी लेवल का कभी जीवन में फिर मैथ में दिक्कत है। और रीजनिंग पढ़ना चाहिए तो बैंक लेवल का बैंक से हार्ड किसी का रीजनिंग। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए हाँ, यहाँ से आपको देखने को मिला क्या कि ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन यहाँ से आ गया। क्या इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे क्या? देखिए इसमें हमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्या कि इसका हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसका हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, उससे पहले इसका बेसिक पढ़ा देंगे, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें देखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जेनरेशन को, यानी पीढ़ी, है ना, पीढ़ी। पीढ़ी जो होता है यह आपका सेल्फ होता है, सेल्फ जेनरेशन यानी स्वयं का पीढ़ी होता है। अब स्वयं के पीढ़ी में कौन कौन होगा? स्वयं के पीढ़ी में कौन कौन होगा? तो आपके जो समतुल्य रिलेटिव होंगे वही होंगे। जैसे में कौन कौन आएगा? आपका भाई, बहन, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, ये ठीक है। इसके बाद और कौन? जब भाई इस जेनरेशन में है, आपके जेनरेशन में, भाभी भी इसी जेनरेशन में होंगी, और भाभी के बहन अलग थोड़ी जाएगी, वहीं रहेगी। हाँ, तो ये हो गया। इसका सोचिए कि ये बहन अगर इस जेनरेशन में है तो बहनोई भी, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि जब आप इस जेनरेशन में है तो आप ही के जेनरेशन में आपकी पत्नी हो, तो आपकी पत्नी और अपने पत्नी के आप पति, ठीक है। यानी कहने का मतलब उसी जेनरेशन में ये सब होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर सेम जेनरेशन का बात बोला जाए तो सीधी लाइन में हम लोग, आई बात समझ में? एक जेनरेशन ऊपर जाते हैं तो पिताजी का जेनरेशन, ठीक है। तो पिताजी के जेनरेशन में कौन? तो इन सभी का पिता, क्या बोलिए, जब आपके पिता एक जेनरेशन ऊपर होंगे तो इन सभी का पिताजी एक जेनरेशन ऊपर होंगे, तो आपके क्या लगेंगे? तो आपका पिता पिता, आपके बहन के पिता पिता, भाई के पिता पिता, है कि नहीं? लेकिन वही चचेरा भाई के पिता चाचा और माता चाची, आई बात समझ में? वही आपके मौसेरा भाई बहन का बेटा मौसा मौसी होंगे, बुआ फूफा, है कि नहीं? इसके बाद आगे जब आपकी पत्नी है तो पत्नी के माता पिता सास ससुर, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब इसमें जितने भी लोग हैं उनके माता पिता आपके क्या लगेंगे, ये चीज वहां पे हो, ठीक है। जब हम एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे दादा का जनरेशन आता है। दादा, दादा के जनरेशन में कौन कौन? दादा दादी नाना नानी, यही ना। इसके बाद एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं तो परदादा, परदादा, ठीक है। परदादा परदादी परनाना परनानी, इतना ही से क्वेश्चन पूछ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि जब 3 जनरेशन हम ऊपर गए हैं तो 3 जनरेशन नीचे आएंगे। अब सोचिए इन सभी का बेटा बेटी नीचे होगा, ठीक है। तो आपका मान के चले पुत्र पुत्री, क्या पुत्र पुत्री लगेंगे, यानी पुत्र के जनरेशन में। तो पुत्र पुत्री, कोई चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन है उसका पुत्र पुत्री क्या भतीजा या भतीजी, है कि नहीं? इसके बाद
भांजा भांजी यानी बहन का अगर बेटा बेटी है तो भांजा भांजी, वो सब कहाँ, इस जनरेशन में, ठीक है। इसका बाद एक जनरेशन और नीचे आते हैं तो पौत्र का जनरेशन, पौत्र मतलब क्या, पोता, है ना। इसके बाद परपौत्र। हाँ हाँ, देखिए इंग्लिश में कई सारे चीज का एक गो नाम होता है ना। हिंदी, हाँ, तो ये हो गया आपका। अगर गांव देहात से होंगे तो महिलाएं सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करती है गाली बकने में, पता है, सातों खानदान तार देंगे, है कि नहीं। देखिए 7 गो खानदान है कि नहीं, हाँ यही है 7 गो, देखिए 1 2 3 4 5, यानी ऊपर से लेंगे और नीचे तक के पहुंचा देंगे। हाँ चलिए देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बोला जा रहा है कि सी जो है वह बी का भाई है। सी कौन है, बी का भाई, तो एक ही जनरेशन में होगा ना। यहाँ पे देखिए सी कौन है, बी का भाई, सी बी का भाई, भाई। लेकिन अभी भी यह कंप्लीट पता नहीं है कि सी तो बी का भाई है, लेकिन बी सी का भाई है कि बहन, यार नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बी ए का पुत्र है। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि बी कौन है, ए का पुत्र है, तो इसके माता पिता ऊपर होंगे, एक जनरेशन, देखिए स्वयं है तो माता पिता ऊपर, यानी इसके यह पुत्र है। तो अब यहाँ से इसका जेंडर क्लियर हो गया कि बी जो है यह प्लस है, यानी पुरुष है कि नहीं, हाँ मेल है। इसका देखिएगा यहाँ कि डी सी का पिता, डी कौन है, सी का पिता, पिता, तो क्लियर है कि ए इसकी माता होगी, क्या बोलिए। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी ए का पुत्र है और सी के पिता कौन, डी है, तो डी के पुत्र कौन, सी का मतलब आपस में ये दोनों पति पत्नी है ना। अब देखिए और ए महिला है, हाँ तो ये क्लियर है कि ये महिला है, ठीक है। तो ए कौन है, ए कौन है, डी की बहन है ना, गलत बात, डी की पत्नी पति है, हाँ हाँ, डी की पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ब्लड रिलेशन जो है ना, यानी सबसे कठिन अगर चैप्टर माना जाता है तो ब्लड रिलेशन। और हमारे क्लास में अगर ब्लड रिलेशन में बैठ जाए कोई, कहीं नहीं सीखा होगा, हम सीख। इसमें आपको बोला जाता है क्या कि एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट, एक होता है पजल, है ना। पजल सबसे तगड़ा चीज है। आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन देखिए, देखने से ही पता चलता है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। कैसे, तो 3 3 लेटर को यानी हाफ हाफ लेटर को यह क्या किया, पलट दिया। देखिए TIR है, इसको पलट दिया, देखिए पलट दिया ना। तो अभी क्या कीजिए, 3 3 लेटर को पलट दीजिए, यानी UQS, इसका ER, ऑप्शन नंबर। तो रिवीजन का मतलब यह होता है कि क्वेश्चन देखते ही यह आइडिया लग जाना चाहिए क्वेश्चन बनेगा तो कैसे। ये सबसे बड़ा चीज होता है एग्जाम के लिए। देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं कि एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में जीवन का सबसे यह अंतिम परीक्षा होता है, कोई परीक्षा नहीं। और कंपटीशन के लिए हम एक ही चीज बोलते हैं, यहाँ से दुइये गो रास्ता निकलता है, नौकरी न तो फैक्ट्री, और तीसरा कोई रास्ता कंपटीशन के बाद नहीं। क्योंकि आप देखिएगा जो भी चीज करके, डॉक्टरी इंजीनियरिंग जो भी करके अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो इस भट्टी में जलना ही पड़ता है, तपना पड़ता है, क्या बोली, कुछ भी कर ले सरकारी अगर नौकरी चाहिए तो कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आपका क्या होगा कि समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे कंपटीशन और भी हाई फाई चला जाए। और हाई फाई है नहीं, लोग बना दिया, क्योंकि मार्केट में इतने सारे कंटेंट आ गए हैं, इतने सारे टीचर आ गए हैं कि लगता है सब तो अच्छे हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता। वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपने आप पर स्टूडेंट भरोसा कम कर रहा है और गुरुजन पर ज़्यादा आज के डेट में कर। तो जिस दिन
किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर से भरोसा उठ जाता है और जिस दिन वह दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर देता है उसी दिन से उसका पतन स्टार्ट। इसलिए कभी भी, क्योंकि आपको करना है, मान के चले कि जो आपके माता पिता यानी जो जन्म दिए हैं, आपके गुरुजन जो भी हैं, आपके जो भी हितैषी रिश्तेदार वगैरह जो भी है, आपका प्यारा सा मोबाइल एग्जाम सेंटर से सब बाहर रहेगा, आप ही सिर्फ अकेले जाइएगा। आप होंगे और आपका ब्रेन होगा, बाकी बात कोई दुनिया का चीज, फॉर्चूनर से भी जाइएगा वो बाहर लगेगा एग्जाम देने। बोलिए, अंदर में सिर्फ आप ही होंगे। ऐसा क्यों? जब सोचिए कि हमें जाना है और हमें ही एग्जाम देना है, हर चीज का जवाब हमें देना है, तो दूसरे पर भरोसा क्यों? स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कुछ नहीं, हार्ड कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग पहले ही क्या करते हैं कि हिम्मत हार लेते। कैसे बोला जाता है, दुनिया हम पर से भरोसा खो दे कोई दिक्कत नहीं, है ना, बाहर में जाए दुनिया, है कि नहीं, लेकिन अपने आप पर से आप भरोसा मत, क्योंकि दुनिया आप पर से भरोसा खो दिया है तो समय के अनुसार उसको उसका औकात जो है दिखला सकते हैं, है ना। लेकिन जो इंसान अपने आप पर से भरोसा खो देता है वो कभी उठ नहीं सकता है। इसलिए हमेशा दुनिया क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह आज के चीज को देख करके आपको बोल रहा होगा, आपके कल के चीज को देख करके नहीं बोल रहा होगा। लेकिन जैसे ही कल आप जो भी बनना होगा बन जाइएगा, उसका हर एक सवाल का जवाब उसको मिल। इसलिए एक स्टूडेंट का काम होता है, कोई गाली भी बक रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई रिश्तेदार चाहे जितना भी ताना मार रहा है, घर वाला भी ताना मार रहे हैं, फिर भी डगमगाना नहीं है, बोलने दो, है ना, बस सुन लेना है, हंस के चल देना, बस समझिए कि ये कुछ हुआ ही नहीं। इससे क्या होगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और धीरे धीरे समय के अनुसार सब सही हो जाएगा। देखिए एक चीज आपको बताते हैं, हर इंसान को जहाँ पे उसका मातृभूमि होता है, यहाँ पे जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, वहाँ पे उसको वैल्यू नहीं मिलती, कोई भी इंसान, है ना। अब नीतीश कुमार जी के उनका गांव वाला गाली दे देता है, क्या है कि उनके गांव का है। कई सारा ऐसा देखे हैं, देखते रहते हैं, और सोशल मीडिया है तो आदमी देखते रहता है। देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, देखिए तुलसीदास जी का नाम सुने हैं? तुलसीदास जी जब ज्ञान अर्जित करने के बाद काशी के वाराणसी के घाट पे जब जाते हैं और प्रवचन दे रहे होते हैं, कुछ धार्मिक ज्ञान का, चाहे कुछ स्टूडेंट को बैठा करके वह ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है। अचानक से उन्हीं के गांव का दो आदमी गंगा स्नान करने गया था और उनको पहचान जाता, और दोनों आपस में बात करने लगता है, बोलता है कि अरे ये तो लग रहा है कि तुलसिया है ना। तो दूसरा बोला कि हाँ भाई ये तो तुलसिया है ना, सही में तुलसिया है। तो उनको खराब, अब माने के चले कि ये हमारा नाम मुकेश है, ठीक, आ कोई आएगा गांव वाला, आ गेट पर से बोलेगा अच्छा मुकेशवा यहीं पढ़बै छी, है कि ना, तो पता चलेगा कि है? इशारा करेंगे ना, अरे चुप हमारा स्टूडेंट है, काहे चीर हरण करने पर लगल है कि नहीं। तो वैसे ही सारा बोले हम ही हैं, काहे टेंशन ले रहा है। लेकिन वह और जोर जोर से बोलने लगा, बोला क्या, देखो ना कैसे चंदन टिक्का लगा करके बहरूपिया बन गया और दूसरे को ठग रहा है, लेकिन हमको तो नहीं ठग पाएगा क्योंकि उसको हम जानते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि उनको गुस्सा चढ़ गया, अब लगा क्या कि नहीं बहुत कुछ बोले जा रहा है, हमारे स्टूडेंट के सामने इंसल्ट हो रहा है, ले करके जाता है, ओ भाई इधर आओ, स्टूडेंट से दूर लेकर के जाते, बोलते हम ही तुलसिया हैं, ठीक है, तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा हम ही खेलते थे, तब याद दिला देते हैं। लेकिन फिर भी वह मानने का नाम नहीं लेता है, उल्टा सीधा बके जाता है, ठीक है। समझा समझा करके जब थक जाते हैं, उनके मुंह दोहा निकलता कि तुलसी वहां मत जाइए, जन्मभूमि के ठाम, गुण अवगुण देखत नहीं लेत पुरानो नाम। इसका मतलब क्या हुआ कि तुलसी वहां मत जाइए जहां पे जन्म हुआ है, वहां पे आपका गुण अवगुण नहीं देखा जाएगा, वही पुरान का नाम लिया जाएगा, जो कैसा, है ना, ये चीज होती। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि राज एक बिंदु एक्स से वाई की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सीधी दूरी पूरब से पश्चिम भी हो सकता है, उत्तर से दक्षिण हो सकता है, यानी किसी भी दिशा में हो सकता है। तो हम यहाँ पे माने चलिए एक्स से वाई, यहाँ पे दो बिंदु के बीच का दूरी कितना है
80 मीटर सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाएं किधर बोलिए, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ कितना 50 मीटर चलता है। पुनः फिर दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। दाएं इधर 70, मान लीजिए इतना 70 मीटर चला, 70 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। दाएं किधर, ऊपर 50 इस बाउंड्री पे आ जाएगा, बोलिए इस रास्ते पर आ जाएगा ना, क्या कि ये दोनों बराबर है, 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इसका यह प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कितना का दूरी, 80 में से 70 घटा देंगे, 10 मीटर का दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का ही है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। बेजोड़ नहीं, हम लोग यूज भी करते हैं। बेजोड़ का मतलब क्या, जिसका कोई जोड़ ना हो, यानी जिसका कोई जोड़ा ना हो, वो बेजोड़ होता है। हाँ, गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में तो है, ये है। कालाहारी नहीं, अब कहाँ है, हाँ कौन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। थार तो है भारत में, सहारा भी अफ्रीका में, ठीक है। कौन हो जाएगा, बी, यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जीके के आप स्टूडेंट हैं, हम मैथ के होते आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे रीजनिंग भी पूछे जाते हैं जो कि आपके जीके से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं वोल्केनो, ज्वालामुखी, और याद करते हैं कि कौन कहाँ है अवस्थिति, जैसे माउंट एटना सिसिली, माउंट कटमाई अलास्का, मौना लोआ हवाई द्वीप, पेरिक्यूटिन मैक्सिको, पिस्बियस इटली, फिजियामा जापान, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, है ना, और भूम स्ट्रम्बोली भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रम्बोली। अब देखिए हम जितना याद किए हुए थे है याद, अभी फिर रटे नहीं है ना। ज्योग्राफी में हिस्ट्री में ही देखिएगा आप क्या, कि 16 महाजन पद का जिक्र होता है। उसका जिक्र कहाँ पे मिला है, दो धर्म में, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र, है ना। अब 16 गो महाजन पद कौन है, अंग मगध काशी कौशल वजीमल चेदी वत्स कुरु पंचाल अस्मक। पढ़ी, देखिए पढ़िए तो दिल से पढ़िए कोई भी चीज है कि नहीं।